वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गाइडलाइन बी विकास। और आज हम लोग बात करने वाले हैं वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ, यानी कूलम्ब्स लॉ का सदिश प्रारूप वेक्टर फॉर्म। और इसको दो तरीके से दर्शाया जा सकता है, लेकिन इसके वेक्टर फॉर्म में जाने के पहले हम लोगों को एक टर्म को सीखना पड़ेगा, और ये टर्म है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, अब ये क्या है इसको समझते हैं। वैसे डेफिनेशन की बात अगर कही जाए तो इसको हम लोग सबसे तो पहले इसको नोटेशन हम लोग दे सकते हैं आर टू द कैप है या कैरेट। सिंपल बात समझना है कि जैसे आप आर को लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर लिखने का तरीका होता है कि अगर आप सीधा ऐसे लिख रहे हैं तो आपको लेफ्ट से राइट की तरफ टॉप पर एरो ड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन यही फेस अगर बोल्ड कर दिया जाए ऐसे, तो ये बोल्ड फेस जो होता है विदाउट एनी एरो रहेगा। तो इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी का नोटेशन हो गया, और इसको ध्यान में रखना है। अभी फिलहाल हम लोग आर टू द कैप का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो इस जगह पर सबसे पहला काम हम लोग करते हैं कि पोजीशन वेक्टर किसको कहा जाता है इसको जानते हैं। That displacement vector which tells us about the placement of a particle with respect to origin at any instant। इसका मतलब हुआ है ऐसा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो किसी भी पार्टिकल के पोजीशन को ऑरिजिन के रेस्पेक्ट से वो बताता हो कि उसका पोजीशन किस स्थिति में है, यानी वो किस जगह पर स्थित है। जैसे यहाँ हम लोग लेते हैं एक्स, वाई और जेड एक्सिस को हम लोग यहाँ खींचने वाले हैं। तो एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और फिर एक एक्सिस और दिखाना होगा, और ये रहा जेड एक्सिस। चलिए ये वो हो गया, एक्स हो गया, इधर वाला वाई हो गया, और ये वाला हो गया जेड एक्सिस। अब मान लिया जाए कि एक पार्टिकल का पोजीशन फिलहाल अभी इस स्थान पर है, यानी इसको हम लोग P कह देते हैं या इसको P1 कहते हैं। मान लिया जाए कि अभी जो है जो समय है उसके हिसाब से इसका पोजीशन यहाँ P1 पर है, तो ये वाला जो हो जाएगा R बेस 1 एट टाइम T बेस 1 हो जाएगा, T बेस 1 ये रहा। अब अगर हम लोग यही पार्टिकल अगर मान लिया जाए कि P1 से P2 तक पहुंच गया, तो भाई यहीं से सामने से चल करके आ रहा है। ये तो ऐसा थोड़ी है कि ओरिजिन पर गया उसके बाद ओरिजिन से P2 पर जा रहा है, तो ये पोजीशन नंबर 2 दर्शाया गया। अब चला कहां से कहां तक, तो P1 से P2 तक, तो ये कहलाएगा आपका, मान लिया जाए ये R2 है, और कुछ समय जैसे मान लिया जाए T समय में यहाँ था या T1 समय में, तो T1 और प्लस डेल्टा T, यानी जैसे 5 सेकंड में यहाँ 5वें सेकंड में यहाँ था, तो हम लोग 5.05 सेकंड में ये P2 पर पहुंच गया। तो इसका मतलब साफ हो गया कि इस जगह पर हम लोग ये जो दर्शा रहे हैं, ये रहा T2 और ये रहा डेल्टा R, और डेल्टा R को यहाँ दर्शा सकते हैं इन डेल्टा T टाइम। तो इस जगह पर दो पोजीशन वेक्टर आ गया, एक हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ P1, ये कितना है R बेस 1, और ये रहा R बेस 2। अब यहाँ सीधा समझना है कि हर एक पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का अपना एक यूनिक वेक्टर होता है। जैसे मान लिया जाए कि जैसे यहाँ R है, ये तो पोजीशन वेक्टर डिफरेंट टाइम्स में हो गया। अब ये पोजीशन वेक्टर का अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो बस कुछ नहीं करना है, पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ऑन मैग्नीट्यूड, और इसी को हम लोग कहते हैं, इसी को आप प्रेस करके ऐसे लिख सकते हैं, R टू द कैप, बाय बाहर निकालिए तो R हो जाएगा। तो दिस इज नोन एज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का एक खास बात यह है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और इसमें किसी भी तरह के यूनिट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ये हम लोग अभी इस्तेमाल करने वाले हैं। फिर एक बार देखते हैं पोजीशन वेक्टर क्या है। तो दैट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर व्हिच टेल्स अस अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। जैसे यहाँ T1 पर दिखाया जा रहा है कि पार्टिकल का पोजीशन R बेस 1 है, तो इसका मतलब R बेस 1 जो होगा पोजीशन वेक्टर है टाइम T1 हो जाएगा। और
जब ये डेल्टा टी समय के बाद पहुंच गया P2 पर तो इसका पोजीशन वेक्टर बदल गया और ये हो गया r बेस 2 एट टाइम t बेस 2 विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। तो इसका इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। अब आता है कि व्हाई वी हैव द नीड टू रिप्रेजेंट या टू शो द, यानी क्यों हम लोग कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में दर्शाएंगे। तो सबसे पहला बात ये है कि हम लोग जो है इंटरेक्शन अभी तक जो था वो मैग्नीट्यूड फॉर्म में पढ़े थे और उसमें से आया हुआ था F इज इक्वल टू K Q बेस 1 Q बेस 2 अपॉन R स्क्वायर। फ्री स्पेस और वैक्यूम के लिए K का फॉर्मूला था 1 by 4 pi एप्सिलॉन बेस नॉट। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये जो फोर्स है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद में दो चार्ज पार्टिकल के बीच का जो हम लोग फोर्स दिखा रहे थे, आइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन, जो कि सेंट्रल ओरिएंटेड फोर्स होता है, आने अलोंग द सेंटर काम करेगा। ये रहा Q बेस 1 Q बेस 2 एंड दिस इज द शॉर्टकट डिस्टेंस। ये शॉर्टकट डिस्टेंस जो होता है या तो Q1 से फिक्स डायरेक्शन है इसका और मैग्नीट्यूड, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो जाहिर सी बात है किस तरह का वेक्टर क्वांटिटी हो गया, जस्ट एज पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ दो दो वेक्टर विराजमान है, एक नंबर एक फोर्स है और दूसरा नंबर कौन है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट चार्जेस। ये जो पॉइंट चार्जेस है ना, खाली ये बात ध्यान रखना है कि अगर चार्ज का अमाउंट बहुत छोटा लिया जाएगा तब आप क्या कर सकते हैं, सेपरेशन छोटा लेंगे, लेकिन अगर चार्ज का स्फीयर चार्ज स्फीयर लिए तो इसके स्फीयर लेने की वजह से सेपरेशन का मान हम लोगों को बहुत बढ़ाना पड़ेगा। और इसीलिए जो रिनाउंड बुक्स हैं उसमें से जैसे वर्मा साहब की किताब में आप पहला नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखेंगे तो वहां देखेंगे कि एक एक कूलम चार्ज अगर लिया गया है तो उसका बीच का सेपरेशन जो है वो बढ़ा लिया गया है। तो क्वालिटी बुक का यही सब लक्षण होता है, उसमें से सारा बात जो है बहुत क्लियर कट में लिखा हुआ रहता है ताकि कहीं कंफ्यूजन नहीं हो। फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। चले, इसमें से हम लोगों को करना क्या है कि दो पॉइंट चार्जेज लेने हैं। दो पॉइंट चार्ज को पहले लेंगे, लेट देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस, ये रहा। अब ये दो पॉइंट चार्जेज वो जो हम लोग दर्शा रहे हैं इसमें से सेंटर टू सेंटर ओरिएंटेशन दिखाना पड़ेगा। ये रहा, एक चार्ज बड़ी इधर हो गया, दो चार्ज बड़ी हो गया, इसका सेंटर ये दिखा देते हैं, इसका सेंटर ये हो जाएगा। चलिए, ये रहा Q बेस 1 चार्ज नंबर 1, ये रहा चार्ज नंबर 2 और बीच का जो सेपरेशन है, बीच का सेपरेशन हम लोग दिखाते हैं इसको, यस, यहाँ जरा सा बीच का सेपरेशन हम लोग ले लेते हैं और बीच का सेपरेशन हम लोगों को दर्शाना है, ये रहा। इसको थोड़ा सा हम ऐसे दर्शाते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसका मतलब हुआ कि इसको ऐसे दर्शाया जा सकता है जैसे लिखा जा रहा है r टू द कैप इज इक्वल टू r लिखा जा सकता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के जैसा है। ठीक, यानी ये पोजीशन वेक्टर तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता ही, जैसा का कोई सवाल ही नहीं है। ये रहा। अब क्या है कि अगर ये दोनों प्लस है तो रिपेल करेगा, एक प्लस है और एक माइनस है तो अट्रैक्ट करेगा। एक बात का ध्यान रहे, चाहे अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, इसके वेक्टर फॉर्म का जो एक्सप्रेशन निकलेगा उसमें से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा, पक्का बात है, तो ये वाला फोर्स ऐसे जाएगा। अब Q2 जब Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है तो Q1 भी Q2 पर फोर्स लगाएगा। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, नोटेशन डाल देंगे, जैसे ये रहा 2-1। अब 2 का मतलब है कि उस पर फोर्स लग रहा है ना, यानी वो मार खा रहा है, सीधा समझना है, ये मार खा रहा है, अर्थात ये हो जाएगा ऑन। मारने वाला कौन है, तो 1 है, तो ये हो जाएगा बाय। इसी तरह से जब 1 पर फोर्स लगेगा, ये रिपल्सन दिखाया जा रहा है, अट्रैक्शन भी लास्ट मोमेंट में देख लेंगे कैसे होता है। तो ये रहा F
और 1 और ये रहा 2। इसका मतलब ये हुआ कि 1 पिटाई खा रहा है और 2 जो है इसको पीटे जा रहा है, ये रहा। तो इसका मतलब हुआ ये हो जाएगा ऑन और ये हो जाएगा बाय, ये रहा। लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर के फॉर्म में इसको दर्शाना पड़ेगा। अभी फिलहाल ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में दर्शाया जा रहा है। यहाँ जब Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा और Q2 जब Q1 पर फोर्स लगाएगा, देखिए यूनिट वेक्टर जो है पोजीशन यूनिट वेक्टर या अदर जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं उसका एक ही काम है वेक्टर के डायरेक्शन को देना। तो यहाँ यूनिट वेक्टर इजाद करना पड़ेगा और यहाँ दो यूनिट वेक्टर्स आने वाले हैं। नंबर 1, जब Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है तो इसको ऐसे दिखा देंगे, ये रहा। और नोटेशन वही रखना है, नोटेशन वही रखना है, अर्थात R21। केवल ये हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2। अब जब इसको आगे हम लोग देखेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेक्टर फॉर्म में चला आएगा। ठीक इसी तरह से एक वेक्टर यूनिट वेक्टर और यहाँ आने वाला है इसके लिए 1 2 के लिए। तो 1 2 के लिए ये वेक्टर हम लोग यहाँ लाएंगे और एक यूनिट वेक्टर, और ये हो जाएगा यहाँ नोटेशन वही रखना है एज यूजुअल जो फोर्स का होता है, ये रहा यूनिट वेक्टर नंबर 2 हो गया। अब जैसे इसको, क्योंकि देखिए इसकी दिशा बताने वाला कौन है, तो पोजीशन यूनिट वेक्टर 1 2, और जो 2 1 का फोर्स का डायरेक्शन बताने वाला है कौन, तो पोजीशन यूनिट वेक्टर 2 1। ठीक, अब इस जगह पर हम लोगों को क्या करना है, ये रहा आपका फिगर। सिंपल टू द पॉइंट, सीधे चलना है, कंप्लेक्सिटी नहीं बढ़ानी है और दोनों फॉर्म में दर्शाना है। तो ये रहा फिगर। अब हम लोग सीधा चलते हैं कि कैसे इसको वेक्टर फॉर्म में बदला जा सकता है। जैसे यहाँ यूनिट वेक्टर से हमारे पोजीशन यूनिट वेक्टर से मान लिया जाए मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद वहां हम लोग को शो करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ नोटेशन आपको दिखा देते हैं, यहाँ आ गया ये वेक्टर। फिर तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है उसको हम लोग लेके चलेंगे। नाउ अब बारी आता है इसको डेराइव करने की। तो सीधा हम लोग चलेंगे एज वी नो फ्रॉम कूलम्स लॉ। ये रहा कूलम्स लॉ से क्या हम लोग जानते हैं, तो F इज इक्वल टू K Q बेस 1 Q बेस 2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ क्या है, ये R स्क्वायर या तो आप K रख सकते हैं, नहीं के रखना है तो वो ज्यादातर हम लोग का जो है एक्सपेरिमेंटल जो ऑब्जर्वेशन सर डी कूलम का किया हुआ था वो फ्री स्पेस के लिए किया गया था। तो यहाँ हम लोग ले सकते हैं और वैक्यूम और फ्री स्पेस और ड्राई एयर। ये का एक्सप्रेशन आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट। एप्सिलॉन बेस नॉट का मतलब हुआ एब्सोल्यूट परमिटिविटी, है ना, जिसका मीडियम से लेना देना रहता है। तो यहाँ फिलहाल ये वाला हो जाएगा F 1/4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट एंड Q बेस 1 Q बेस 2 अपॉन R स्क्वायर। अब जरा सा यहाँ हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो डिस्टेंस जो दोनों के बीच का सेपरेशन सेंटर टू सेंटर है वो तो R है। तो ये 1 2 भी लिखा जा सकता है और 2 1 भी लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब है कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। नाउ ऐसे कर सकते हैं, F एक काम करते हैं यहाँ 2 1 कर देते हैं, ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट Q बेस 1 Q बेस 2 बाय। अब यहाँ जो सेपरेशन है ना, इसको भी हम लोग ऐसे लिख देते हैं 2 1 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ क्या होता है कि किसी भी वेक्टर का जैसे हम लोग मॉडुलस लिए तो बाहर निकलेगा R, तो यहाँ अगर स्क्वायर है तो ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे भाई, तो इसको लिखा जा सकता है
अगेन इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 1 is equal to 1 by 4 pi epsilon base naught q base 1 q base 2 upon r2 1 वेक्टर साइन दिए और इसका मॉडुलस का स्क्वायर, बट स्टिल इट इज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड। हम लोगों को वेक्टर फॉर्म में इसको दर्शाना है, तो इसके लिए हम लोग को खोजना पड़ेगा यूनिट वेक्टर, क्योंकि फोर्स को डायरेक्शन नहीं मिला है। पीछे डायग्राम में हम लोग जाके देखते हैं तो 2 1 का डायरेक्शन जो देगा पोजीशन यूनिट वेक्टर, उसका नाम है पोजीशन यूनिट वेक्टर 2 1 यानी 2 1 r21 टू द यूनिट कैप। तो इसको हम लोग यहाँ लाते हैं आगे की तरफ, और आगे की तरफ इस जगह पर हम लोगों को सीधे नेक्स्ट पेज पर चलते हैं एंड हर यहाँ पहले लिख दिए 2 1, पहले यूजुअल एक्सप्रेशन जो है उसको लिख दिया गया 4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट q बेस 1 q बेस 2 अपॉन r21 के मॉडुलस का स्क्वायर, और जैसे हम लोग यहाँ 2 1 से मल्टीप्लाई किए ये वेक्टर बन गया, यानी इसको डायरेक्शन मिल गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये रहा इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से सिमिलरली यहाँ क्या किया जा सकता है, 1 2 लिख सकते हैं 1 by 4 by epsilon base naught q base 1 q base 2 upon r12 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, और इसको लिख सकते हैं 1 2 is equal to 1 by 4 by epsilon base naught q base 1 q base 2 divided by 1 2 है ना, 1 2 का मॉडुलस का स्क्वायर। अभी भी मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, जरा सा पीछे हम लोग देख लेते हैं। अरे भाई ये सेपरेशन दोनों के लिए बराबर है ना, q1 से q2 का सेपरेशन r और q2 से q1 का सेपरेशन r, केवल नोटेशन बदल जाएगा जब हम लोग q1 से q2 दिखाएंगे और जब q2 से q1 दिखाएंगे, तो नोटेशन जो है वो सिर्फ बदलता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नोटेशन बदल गया। अब इसको हम लोग अगेन क्या किया जा सकता है, तो यहाँ हम लोग को ऐसे लिखना पड़ेगा 1 2 is equal to 1 by 4 by epsilon base naught q base 1 q base 2 और r12 के मॉडुलस का स्क्वायर, और जैसे 1 2 के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे ये वेक्टर साइन में आनी, इसको फोर्स 1 2 को डायरेक्शन मिल जाएगा। अब जो बोर्ड के विद्यार्थी हैं अगर ये प्रश्न पूछता है तो यहाँ जब आप दोनों एक्सप्रेशन क्रिएट कर लेते हैं तो एक बात का ध्यान रहे कि यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन है उसको आप, क्योंकि डायग्राम में ही फोर्स ऑन वाई किया हुआ है, यानी जो पहला नंबर रहेगा उस पर फोर्स लगेगा और दूसरा नंबर वाला क्या करेगा, उसको लगाएगा। ये बात हम लोग क्लियर कर दिए हैं। तो यहाँ हम लोगों को क्या करना है, ये दोनों नोटेशन क्लियरिफाई कर देना है। चलिए भाई यहाँ हो जाएगा 2 1 यूनिट वेक्टर आने, ये रहा पोजीशन यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 टू Q1। इसी तरह से 1 2 को भी आपको क्या करना चाहिए, यहाँ इसके बारे में बता देना चाहिए। पोजीशन यूनिट वेक्टर, अरे भाई परिचय देना जरूरी है। वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम किधर से किधर, तो डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2। अब यहाँ थोड़ा सा काम बचा हुआ है, ये जो दो फोर्सेस के बीच का जो इंटरेक्शन, यानी दो चार्जेस के बीच का जो इंटरेक्शन होता है, आइदर अट्रैक्शन और रिपल्शन, एक बात का ध्यान रहे कि ये एक्शन और रिएक्शन के जैसा काम करेगा। जैसे यहाँ एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, ये हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ईस्ट बोल दिए और इधर वाले को वेस्ट बोल दिए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकली इसको ऐसे दर्शाया जा सकता है, अगर ईस्ट है इसमें माइनस लगा दिए तो वेस्ट बन जाएगा, और अगर वेस्ट है और इसको ईस्ट बनाना है
तो माइनस लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। अब ये बात आपको क्यों बताया जा रहा है, जरा सा हम लोग पीछे की तरफ चलते हैं और पीछे देखिए क्या है कि Q1 का डायरेक्शन जो है Q2 की तरफ है, यानी ईस्ट की तरफ है। माइनस लगा दिए तो ये किधर चला जाएगा, वेस्ट की तरफ, या इसमें 1 2 के पीछे माइनस लगा देंगे तो ये ईस्ट की तरफ चला जाएगा। वेरी सिंपल। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से हैंडल कर सकते हैं, और यहाँ जो है इसको हम लोग पहले हटाते हैं। मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे क्या करना है। तो इस जगह पर क्या है कि जो दोनों इक्वेशंस है, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, चलिए 1 और 2 हम नेक्स्ट पेज पर इकट्ठा पहले करते हैं। 1 और 2, तो पहला नंबर जो था वो 2 1 निकाले हुए थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट q बेस 1 q बेस 2 2 1 के मॉडुलस का स्क्वायर, और ये रहा 2 1 यूनिट वेक्टर। एंड दूसरा नंबर हो गया 1 2, और इसका था 1/4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट q बेस 1 q बेस 2 r12 के मॉडुलस का स्क्वायर और 1 2 यूनिट वेक्टर। ठीक, जरा सा हम लोग पीछे की तरफ एक्सप्रेशन यहाँ है, दोनों यहाँ देख लेते हैं। ये रहा, देखिए 1 एंड दिस इज 2। अब आते हैं, यहाँ करना क्या है कि हम लोग देख चुके हैं कि 2 1 जो है उसका डायरेक्शन ऐसे है और 1 2 का डायरेक्शन ऐसे है। ये वाला एक डायरेक्शन हो गया, और दूसरा वाला डायरेक्शन ले लेते हैं, तो ये ऐसे हो। अब यहाँ ये समझना है कि ये है आपका 2 1, ऐसा करते हैं, ये वाला कर देते हैं 2 1, ऐसे डायरेक्शन है, और इसका हो गया 1 2 डायरेक्शन, ये रहा। अब अगर इसमें हम लोग माइनस दे देते हैं तो जाहिर सी बात है ये पलट जाएगा। दोनों ही फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है। देखिए ये वाला जो है ये बराबर है। कैसे, अगर मान लिया जाए हम रब करके दिखा देते हैं, 2 1 हो गया, और ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट q1 q2y, मॉडुलस से बाहर निकालिए, 2 1 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 1 हो गया। अब जैसे इसका आप मॉडुलस लेते हैं तो यहाँ कहानी बदल जाएगी, 2 1 इज इक्वल टू 1 बाय, हालांकि ये पीछे लिखा हुआ है q1 q2 बाय r21 का स्क्वायर हो गया। अब इसी तरह से इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, 1 2 का 1/4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट, और ये रहा q1 q2y, मॉडुलस हटा के देखते हैं, सारा माजरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ जैसे मॉडुलस लेते हैं तो ये रहा 1 2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट, और एप्सिलॉन बेस नॉट का मतलब यहाँ हुआ बताया जा चुका है, एप्सिलॉन मतलब एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ये रहा q1 q2 बाय r12 का स्क्वायर, और इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू 1 हो गया था और इसका भी वैल्यू 1 हो गया। तो यहाँ अगर देखें दाहिने साइड में तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा, बराबर हो जा रहा है। देखिए ये भी मैग्नीट्यूड बराबर हो जा रहा है, केवल डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम लोग ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं। देख लीजिए ये रहा, अब इसको हम लोगों को कंक्लूड करना है तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए 2 1 में माइनस साइन दे देते हैं तो ये पलट जाएगा, सिंपल सा बात है। अगर ये ईस्ट है तो जैसे माइनस साइन देंगे तो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ ये रहा ईस्ट और ये रहा वेस्ट। अब अगर इसमें से माइनस दे देते हैं तो ये बन जाएगा वेस्ट बन जाएगा, ईस्ट बन जाएगा, ईस्ट में माइनस दे देते हैं तो वेस्ट बन जाएगा। साफ मतलब ये हो गया कि हम लोग इसको ऐसे दर्शा सकते हैं। कैसे, तो इसको लाते हैं, इसको पहले हम रिप्लेस करते हैं, और ये रहा सिंस r12, ये देखिए r12 पोजीशन यूनिट वेक्टर में अगर माइनस लगा देते हैं तो ये 2 1 हो जाएगा, है ना।
ये क्या हो जाएगा 2 1 हो जाएगा। देयरफॉर ऐसे लिखा जा सकता है 2 1 इज इक्वल टू -1 2, है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड बराबर हो गया। हेंस कूलम्स फोर्स या कूलम्स लॉ obeys third law of motion। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ क्या होता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो एक्शन एंड रिएक्शन जो होगा इक्वल एंड अपोजिट। जैसे एक बॉडी है, इसको आप इस पर रखे हुए हैं, नीचे काम कर रहा है mg, ऊपर काम कर रहा है na, ये जो है रेस्ट में है, तो n इज इक्वल टू mg। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में डालें तो n इज इक्वल टू प्लस mg इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू माइनस mg। अब एक को n की जगह रखे, एक को mg की तरफ, तो इसका मतलब हुआ कि कूलम्स लॉ न्यूटन के तृतीय नियम को ऑबे करता है। इससे ये भी प्रमाणित होता है। ये था आपका एक तरीके से वेक्टर फॉर्म में दर्शाना। अब इसको क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में ये बहुत काम आएगा, या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में पोजीशन वेक्टर के टर्म में दर्शाना। फिर एक बार देख लेते हैं शुरू से, है ना, शुरू से देखते हैं। ये रहा आपका पहला चरण, ठीक। इसके बाद में हम लोग बढ़ गए दूसरे स्टेप में, ये रहा 1 2, ठीक। फिर इसके बाद आए दोनों एक्सप्रेशन लाया गया यूनिट वेक्टर के जरिए। ये कोटेशन आपको लिखना बहुत जरूरी है बोर्ड के एग्जाम में। और ये रहा हम लोगों का एक्शन और रिएक्शन। अब इसी चीज को हम लोग पोजीशन वेक्टर के टर्म में दर्शा सकते हैं, अर्थात कूलम्स लॉ in terms of पोजीशन वेक्टर। अभी हम लोग पोजीशन वेक्टर यूनिट वेक्टर में दर्शाए हुए थे, इस बार पोजीशन वेक्टर में दर्शाना है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। एक काम करना है, इसमें से ऐसे नहीं करना है ना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे करके है ना, ऐसे मिला दीजिए, यही जबरदस्ती जो है 2 1 कर दीजिए, ठीक है, और इधर 1 2 कर दीजिए, और उसके बाद एक तरफ 2 1 कर दीजिए, और एक तो एक लाइन में ट्रायंगल रूल जो है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑबे नहीं होगा। अगर इसको चेक करना है तो आप पेज नंबर 12 एनसीईआरटी में मूव कीजिए, वहां आपको मिल जाएगा। अगर आप ऐसे करते हैं ना तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। R1 2 या मान लीजिए 2 R1 कर सकते हैं, ऐसे आएगा ये इक्वेशन। तो क्या होगा कि एक का वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू अदर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 का मतलब ऐसा वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो नल वेक्टर कहलाता है। भाई साहब, अगर नल वेक्टर हो गया तो इसके डायरेक्शन जो होते हैं कोई भी हो सकता है। जबकि सर डी कूलम बेचारे कह गए कि ये सेंटर ओरिएंटेड फोर्स है, तो डोंट डू दिस। अगर इसको देखना ही है तो पेज नंबर 12 जो ओल्ड जस्ट इसके पहले वाला एनसीईआरटी है, उसमें इसमें भी है, एक पेज आगे पीछे होगा, तो उसको आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए पहले नंबर की तरफ चलते हैं, समय इधर उधर ना करके सीधा जो है। चलिए ये रहा ओरिजिन, और ओरिजिन से हम यहाँ दोनों चार्ज को दर्शाने वाले हैं, और दोनों चार्ज को दर्शाएंगे। ये रहा, अब यहाँ ध्यान देना है, एक ही तरह का 2 डायग्राम बनाना पड़ेगा, हिंट कर दिया गया है। ये रहा Q बेस 1 और यहाँ रखा गया है Q बेस 2। चले इसका पोजीशन वेक्टर R बेस 1 और इसका पोजीशन वेक्टर R बेस 2। पहला फोर्स हम लोग दर्शा रहे हैं, यानी Q2 मार खा रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे Q1, और Q1 इसको धो रहा है। ये रहा AB, हो गया। अब ये वाला जो था, ये पोजीशन वेक्टर हम लोग दिखाए हुए थे 2 1। अब इसमें से थोड़ा सा जो है काम करना पड़ेगा कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो हम लोग जानते हैं, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। जैसे
एक ट्राइंगल हो गया, यहाँ थोड़ा सा एक ट्राइंगल ले लेते हैं, एक ट्राइंगल लिए। अब यहाँ समझिए, पहले इस नियम का जो मोटो है उसको समझना बहुत जरूरी है। ABC, ये एक वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, बी दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और ये रहा तीसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आप ऐसे समझिए कि एक आदमी है जो एक वस्तु को उठाता है, बी पर ले जाता है, बी टू द हेड दूसरा आदमी है जो बी से उठाता है, सी पर ले जाता है, तीसरा आर टू द हेड है जो डायरेक्टली ए से उठाता है और सी पर ले जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आर टू द हेड बराबर, ये बराबर काम कर रहा है किसके, ए प्लस बी। हो गया, बस इतना ही करना है। यहाँ भी वही बात होगा। यहाँ देखिए, वो R1 हेड एंड टेल मैनर में जब होता है तो वेक्टर हेड यानी मिल करके काम करता है, और अपोजिट ऑर्डर मतलब हो गया कि वो रिजल्टेंट बताता है। ये बेसिक्स है 11 के, सेम ऑर्डर है ना अपोजिट ऑर्डर ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। तो यहाँ देखिए, ये हेड प्लस टेल हो गया, हेड प्लस टेल, तो इसका मतलब ये प्लस में जाएगा, और यहाँ देखिए हेड प्लस हेड, टेल प्लस टेल, तो ये अपोजिट ऑर्डर में चला जाता है। तो इसी तरह से देखिए, वो ए आने एक समान को उठाया, ओ से ए पर ले गया R1, और दूसरा R21 है जो ए से बी ले गया, और ये R2 डायरेक्टली ओ से बी ले गया। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी हम लोग सीधा यूज करने वाले हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ, फ्रॉम ट्राइंगल, चले भाई ओ ए बी फटाफट निकालते हैं। ओ ए बी से हम लोगों को क्या करना है, तो ए यहाँ सीधा जोड़ देना है, ओ ए एडिशन में दिखाना, जुड़ता तो नहीं है देख, और ए बी इज इक्वल टू ओ बी। इसका मतलब ये हुआ, ये आर बेस 1 है प्लस 2 1 हो गया इज इक्वल टू आर बेस 2, देयरफॉर आर बेस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी R21 का निकालना है वैल्यू, क्योंकि ये हम लोगों को जरूरत पड़ेगा। तो R बेस 2 माइनस R बेस 1, ये कुछ नहीं किया है। देखिए, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल किया गया है। अभी अभी हम लोग पोजीशन वेक्टर में जब थे तो यहाँ हम लोगों को इक्वेशन मिला है। जरा सा फिर से 1 नंबर और 2 नंबर इक्वेशन अगर हम लोग देखें तो यहाँ देखिए ये मिला है, हो गया, और 2 नंबर इक्वेशन ये मिला है। तो एक एक करके दोनों में हम लोग जाते हैं और दोनों को दर्शाते हैं। चलिए, दोनों में आ रहे हैं, नंबर 1 में पहुंच गए और ये रहा एक्सप्रेशन। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको फॉरवर्ड ले जाते हैं। अब यहां से क्या हो जाएगा, नाउ इसको ऐसे किया जा सकता है, क्या करेंगे, F21 का एक्सप्रेशन है 1/4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट q बेस 1 q बेस 2, और यहाँ था 21 के मॉडुलस का स्क्वायर, और ये था 21 यूनिट वेक्टर। वेयर यही तुरंत बोल देना है कि ये जो 21 यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब 21 वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ऑन मैग्नीट्यूड। अब यहाँ बैठा देना है, therefore 21 is equal to 1/4 pi epsilon base naught q base 1 q base 2 r base 21 स्क्वायर, और इसका वैल्यू रखिए तो ये वाला हो जाएगा, हाँ ये वाला हो जाएगा 21 वेक्टर डिवाइडेड बाय 21 का मॉडुलस, दैट इज, इसको रिसॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट q बेस 1 q बेस 2, और देखिए यहाँ स्क्वायर है और एक और गुना हो गया तो हो जाएगा 21 के मॉडुलस का क्यूब, और ऊपर में आपका फिर बच जाएगा क्या, 21, ये बच गया 21 वेक्टर फॉर्म में है।
अभी जस्ट हम लोग निकाले हुए हैं इसका, है ना, जस्ट इसका निकला हुआ है। R21 का वैल्यू देखिए क्या है, R2 माइनस R1, तो इसको हम लोग यहाँ बैठा देंगे। अगेन यहाँ इसको सिंपल बैठा देना है। F21 आ गया, एक आ गया तुरंत 1/4 बाय एप्सिलॉन बेस नॉट, और ये रहा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 के मॉडुलस का क्यूब, और ऊपर में बचा हुआ है पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट डाल देना है R2 माइनस R बेस 1। ये रहा हम लोगों का एक एक्सप्रेशन जो पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में आ चुका है। ये रहा पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। आ गया, चलिए इसको बढ़िया से लिखने के लिए इसको फ्रेश रखते हैं। ये हो गया आपका नंबर 1। अब यहां से अगर हम लोग पीछे से देखें तो पीछे से हम लोग को पता चल रहा है कि थोड़ा सा चेंजेस करना है और पहले वाले एक्सप्रेशन में से पोजीशन वेक्टर को बैठा देना है, फिर ये वाला आपका आ जाएगा। फिर इसी तरह से दूसरे नंबर में भी हम लोग कर सकते हैं, सेम इसी तरीके का तरीका अपनाया जा सकता है, और इसमें भी अपनाते हैं, तुरंत हो जाएगा, है ना। ये देखिए नंबर 1, नंबर 2, इस बार हम लोगों को Q1 पर फोर्स दर्शाना है, तो ये रहा Q1, ये रहा Q2, यहां से फोर्स लग रहा था Q1 पर, चलिए भाई ये दर्शा देते हैं। तो ये था Q बेस 1, ये था Q बेस 2, ये वाला था R बेस 1, ये वाला था R बेस 2, और इधर जो था 1 मार्क खा रहा था, 2 दे रहा था, और ये हो गया 1 2, और ये था आपका, ये रहा वेक्टर। ऐसे बना सकते हैं। अब इसमें से क्या आया था इक्वेशन में पीछे देख रहे हैं, तो पहले हम लोग यहाँ नाम दे देते हैं, ये ऑरिजिन हो गया, और इसको कर देते हैं CD हो गया। अब यहाँ फ्रॉम ट्राइंगल ODC से चलेंगे, तो ये सेम ऑर्डर में है, इसका मतलब हुआ OD प्लस DC इज इक्वल टू OC मीन्स R बेस 2 प्लस R12 इज इक्वल टू, ये वाला हो जाएगा R बेस 1, देयरफॉर R12 का निकालेंगे तो R1 माइनस R2, ये रहा। फिर हम लोग पीछे से देखते हैं, जहां इक्वेशन नंबर 1 और 2 है उसी जगह पर वापस चलते हैं, तो यहाँ पता चल रहा है कि 2 नंबर इक्वेशन ये रहा आपका, है ना, 2 नंबर इक्वेशन ये है, तो यहाँ से ले चलते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, और आगे हम लोगों को मिल जाएगा फाइनल रिजल्ट, ये रहा, निकल गया है इसका वैल्यू। और जैसे इसका वैल्यू निकलेगा हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। नाउ अब यहाँ हम लोग कर सकते हैं ऐसे, 1 2 इज इक्वल टू 1/4 बाय एप्सिलॉन बेस नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 1 2 के मॉडुलस का स्क्वायर, और ये था यूनिट वेक्टर 1 2, वेयर हम लोग एक बात जान रहे हैं कि ये जो 1 2 है इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये है 1 2 वेक्टर पोजीशन वेक्टर, और इसी के मॉडुलस से क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। इसको यहाँ बैठा दीजिए, हम शॉर्ट भी कर सकते थे, लेकिन पहले इसको समझिए, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम इस पर बेस्ड होता है। बढ़िया बढ़िया जो प्रॉब्लम का क्वालिटी है इस पर निर्भर करेगा। 1 2 डिवाइडेड बाय 1 2 का मॉडुलस, अब यहाँ आ जाएगा, दैट इज F12 is equal to 1/4 बाय एप्सिलॉन बेस नॉट Q1 Q2 अपॉन, ये देखिए स्क्वायर, फिर इसी तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा मॉडुलस का क्यूब, और ये रहा 1 2 वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर था, अब यहाँ निकला हुआ खाली बैठा देना है,
तो यहाँ जैसे बैठाएंगे हेंस यहाँ आपका आ जाएगा 1 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट और ये रहा Q1 Q2 अपॉन कितना हो गया। तो R12 को हम लोग यहाँ ऐसे लिखे हैं, चेक कर लेते हैं भाई। R1 माइनस R2 वेक्टर R बेस 1 माइनस R बेस 2 का मॉडुलस का क्यूब और ये रहा R बेस 1 माइनस R बेस, ये रहा इसका दूसरा फॉर्म। हाँ नहीं, अगर हम लोग देखें तो पोजीशन वेक्टर के टर्म में दोनों निकाला जा चुका है। यहाँ जो है ये एक्सप्रेशन आ गया पहला नंबर और दूसरा नंबर ये एक्सप्रेशन यहाँ मिल गया, ये रहा दूसरा एक्सप्रेशन। तो ये था वेक्टर फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग यूज यानी इसका इस्तेमाल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में कर सकते हैं। इसका मतलब हम लोग नेक्स्ट जो जाएंगे वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और उसी पर क्वेश्चन जो है वर्मा साहब की किताब का, जैसे 6 नंबर 7 नंबर हो गया, 20 नंबर हो गया और इधर 16 हो गया, 17 हो गया और भी जो प्रॉब्लम्स हैं मिसलेनियस जो PYQ में से बहुत सारा प्रश्न इसमें से जुड़ेगा। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से ही जुड़ा हुआ है। तो एक बात का ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बहुत जरूरी है। यहाँ भी काम आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी काम आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में भी काम आएगा, कई जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है और मेजर क्वेश्चन इसी से रिलेटेड रहता है। तो सबको धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।